अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अंतर्गत आज हम जो है एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन के बारे में पढ़ेंगे और इस संगठन का नाम है संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। देखिए, यूरोप और यूरोप के साथ अमेरिकी देश जब साम्राज्यवादी शक्तियों के तौर पे विश्व में उभरे और 1900 शताब्दी के इरा में जब प्रवेश किया तो निश्चित तौर पर वैश्विक स्तर पर स्थिति कुछ इस तरीके की थी कि यूरोप पूरी तरीके से अस्थिर हो चुका था। विभिन्न क्षेत्र आपस में विभिन्न मुद्दों को लेकर के हमेशा एक दूसरे के साथ युद्धरत हो रहे थे। एक तनाव की स्थिति बन चुकी थी और ऐसी स्थिति में ये आवश्यकता महसूस की गई कि यदि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद उठ रहे हैं, जो संकट की स्थिति आ रही है, इसको शांति से निपटने के लिए, इन युद्धों को रोकने के लिए, युद्ध के नियमों को संहिताबद्ध करने के लिए कोई ना कोई संस्था ऐसी हो जिस संस्था के द्वारा ये सारे कार्य किए जाए। तो सबसे पहले ये बात निकल के आती है 1899 में। इससे पहले यदि हम देखें तो यूरोप एक व्यापक प्रक्रिया के दौर से गुजरा था। जर्मनी का एकीकरण हुआ, इटली का एकीकरण हुआ और उससे पहले साम्राज्यवादी शक्तियों के तौर पर ये विश्व के विभिन्न हिस्सों में जा कर के औपनिवेशिक शासन की स्थापना कर चुके थे। अमेरिका भी एक मैच्योर डेमोक्रेसी के तौर पे और साथ में एक साम्राज्यवादी शक्ति के तौर पे उभर चुका था। 1776 में अमेरिका की क्रांति हुई, फिर 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई और तदुपरांत देखा जाए तो विश्व के विभिन्न देश ऐसे थे जो साम्राज्यवादी शक्ति के तौर पे थे, चाहे वो पुर्तगाल हो, चाहे स्पेन हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी और इटली बाद में निकल के आए, फिर आपका रसिया है या फिर अमेरिका है। तो ऐसी स्थिति में पूरा विश्व एक तरीके से आशंकित हो चुका था, एक दूसरे से विभिन्न विवादों में उलझ चुके थे, एक दूसरे से युद्ध की स्थिति में पहुंच चुके थे और ऐसे में आवश्यकता थी एक संस्था की जो इन समस्याओं के निजात के लिए काम कर सके। तो 1899 में 1899 में एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन आयोजित किया गया। विश्व के कई सारे प्रमुख देश जो है इसमें उपस्थित हुए। यूरोप में इस समय स्थिति बन रही थी बाल्कन युद्धों की, है ना, और विभिन्न प्रकार के तनाव जो है यूरोप में लगातार चल रहे थे। क्रीमिया संकट चल रहा था, रसिया और टर्की वाले क्षेत्र में एक विवाद का क्षेत्र था और साथ में फ्रांस, जर्मनी, ये सब आपस में एक दूसरे से लगातार जो है विभिन्न मुद्दों को लेकर के। तो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण रूप से निपटाया जाए। इसके लिए एक कन्वेंशन अपनाया गया और 1902 में एक स्थायी मध्यस्थता न्यायालय की स्थापना की बात की गई। 1902 में एक मध्यस्थता न्यायालय की कोई भी यदि विवाद हो जाता है दो देशों के बीच में तो आपस में उस मध्यस्थता न्यायालय में जाकर के विवादों के निवारण का कार्य कर सकते हैं। तो 1902 में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय बनाया गया। ये सब संयुक्त राष्ट्र संघ से पहले की संस्थाएं हैं। इसके बाद स्थिति भयावह हो गई। 1905 में रसिया में क्रांति प्रारंभ हुई, जारशाही खत्म हो गई रूस में और इसके बाद बाल्कन युद्ध की स्थिति इतनी ज़्यादा व्यापक हो गई, तभी जो है सर्बिया और ऑस्ट्रिया के बीच में युद्ध प्रारंभ हुआ और प्रथम विश्व युद्ध में तब्दील हो गया। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध चालू हो गया और ये युद्ध इतना भयावह होता गया कि विश्व दो धड़ों में बंट गया और धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों के बीच में एक प्रॉपर जो है एक्सिस स्टेट के बीच में विश्व युद्ध लंबी अवधि तक चला और 1918 तक में विश्व की स्थिति काफ़ी भयावह हो गई। ऐसे में आवश्यकता महसूस हुई कि ये संस्था यदि होती तो शायद ये युद्ध नहीं हो पाते। तो फाइनली एक संस्था बनाई गई जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। एक संस्था 1920 में बनाई गई, लीग ऑफ नेशन। पेरिस संधि हुई थी। पेरिस संधि के दौरान जो है एक संस्था का जन्म होता है जिसको हम राष्ट्र संघ कहते हैं। तो पहले बनी संस्था लीग ऑफ नेशन, पहला विश्वव्यापी अंतरराष्ट्रीय संघ के तौर पे, अंतर सरकारी संगठन के तौर पे राष्ट्र संघ का जन्म हुआ। और अल्टीमेट इसका गोल क्या था कि पूरे विश्व में शांति बना के रखना है, पूरे विश्व में आगे आने वाले समय में युद्ध ना हो पाए।
तो 10 जनवरी 1920 को पेरिस शांति सम्मेलन के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। उससे पहले वर्साई की संधि हुई, जर्मनी के ऊपर बहुत सारे जो है कह सकते हैं प्रतिबंध लगा दिए गए, जर्मनी के ऊपर बहुत सारा जो है उसको ब्लेम, युद्ध दोषी घोषित कर दिया गया। सेब्रे की संधि हुई टर्की को लेकर के, उसके ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई। इसके बाद जो है फाइनली पेरिस शांति सम्मेलन से आपका युद्ध समाप्त हो जाता है और लीग ऑफ नेशन का जन्म हो जाता है। तो मुख्य तौर पे 20 अप्रैल 1920 से जो है ये एक तरीके से देखा जाए तो जनवरी 1920 में ये बना राष्ट्रसंघ, और इसके बाद ये आपका 1946 तक काम करता है, 1946 तक। अल्टीमेट गोल था कि आने वाले समय पे अब दूसरा विश्व युद्ध जैसी स्थिति ना बन पाए, लेकिन हिटलर ने उस उद्देश्य को ख़त्म कर दिया, पूरा नहीं हो पाया ये गोल। और 1939 में पोलैंड पे हमला हुआ और वो द्वितीय विश्व युद्ध में बदल गया। तो जर्मनी के द्वारा पोलैंड पे किया गया हमला द्वितीय विश्व युद्ध की घटना में बदल गया, और द्वितीय विश्व युद्ध में भी पूरा विश्व दो धड़ों में बैठ गया और एक सर्वात्रिक युद्ध था। सर्वात्रिक युद्ध मतलब पहली बार परमाणु बमों तक का भी प्रयोग किया गया और लंबी अवधि तक चला। 1945 तक ये युद्ध, 15 अगस्त 1945 तक युद्ध चला। जापान में 6 अगस्त 9 अगस्त को 2 परमाणु हमले हुए, इसके बाद 15 अगस्त 1945 को युद्ध समाप्त हुआ। तब नितांत आवश्यकता थी कि अब एक ऐसी संस्था होनी ही चाहिए, बिना इस संस्था के बात बन नहीं पाएगी। तो एक तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ जो है लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी है। लीग ऑफ नेशन डिस्ट्रॉय हो गया क्योंकि अल्टीमेट युद्ध हो गया, तो अब इसकी आवश्यकता का कोई बात नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को विकसित करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना, राष्ट्रों के बीच सामंजस्य बना के रखना। दुनिया का सबसे बड़े संस्था के तौर पे 1945 में जन्म होता है संयुक्त राष्ट्र संघ का। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ से पहले राष्ट्र संघ के अंतर्गत कई संस्थाएं बनी थी, जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक संस्था बनी थी, ILO का नाम आपने सुना होगा। 1917 में बोल्शेविक क्रांति होती है रशिया में, उसके बाद जो है इसीलिए 1 मई को श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 1919 में वर्साई की संधि के बाद जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, ILO। ठीक है, ILO बाद में जब राष्ट्र संघ 1946 में समाप्त हुआ तो राष्ट्र संघ की बहुत सारी संस्थाएं संयुक्त राष्ट्र संघ का हिस्सा बन गई और राष्ट्र संघ खत्म कर दिया गया। तो ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, देखा जाए तो 1899 को हम पृष्ठभूमि के तौर पे रख सकते हैं, क्योंकि वहीं से बात उठनी चालू हो गई कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था होनी चाहिए। लेकिन एग्जैक्ट जो है इसको लेकर के एक पर्सन थे जिनका नाम था, राष्ट्रपति थे अमेरिका के, जिनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। जब प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो यही व्यक्ति जो है अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो रूजवेल्ट महोदय के द्वारा 1942 में एक संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र की बात की गई और उसमें जो है 26 देशों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए। और उसमें मतलब क्या हुआ कि 2 तरीके के चूँकि ग्रुप बन चुके थे। एक एक्सिस पावर्स थे, ध्रुवीय राष्ट्र थे, जिसमें से आपका इटली था, बर्लिन था, टोक्यो था, ये सब एक्सिस पावर के तौर पे थी, है ना। जर्मनी, जापान, इटली, ये सब एक्सिस पावर थी। और दूसरी तरफ आपके मित्र राष्ट्र थे, ब्रिटेन, अमेरिका, रशिया, ये सारे देश मित्र राष्ट्र के तौर पे थे। तो इन्होंने वचनबद्धता दी थी कि हम हमेशा संघर्ष जारी रखेंगे और शांति को स्थापित करेंगे। तो ये घटना घटी थी 1942 में, 1942 में अमेरिका के द्वारा ये काम करवाया गया। लेकिन जब युद्ध समाप्त होता है उसके बाद एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाता है जो कि सैन फ्रांसिस्को में होता है। इस सम्मेलन पे 50 देशों ने भाग लेते हैं और 50 देश भाग लेकर के संयुक्त राष्ट्र का वो चार्टर जो कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा 1942 पे जो है लाया गया था, उस चार्टर पर 50 देशों के द्वारा साइन किया जाता है और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जन्म होता है जिसका नाम संयुक्त राष्ट्र संघ था। कुछ बात समझ में आ रही है अभी कि मैं बस समझ में आ रहा है कुछ कहानी क्या चल रहा है कि बस कुछ ठीक समझ में आ रहा है? ठीक है, तो 1945 में आपका 25 अप्रैल 1945 को सैन फ्रांसिस्को में जो है एक सम्मेलन बुलाया गया था और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का मसौदा तैयार किया गया था। और इस चार्टर में का उद्देश्य था कि अल्टीमेट हमें वैश्विक शांति बना के रखनी है, विश्व में अब तीसरा विश्व युद्ध ना होने पाए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ तब तक जिंदा है जब तक तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो जाता है। तो तीसरा विश्व युद्ध के आसार देखते हो, मीडिया पिछले साल से चिल्ला रही तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है, होने वाला है। कुछ कहा भी नहीं जा सकता,
जिस तरीके से यूक्रेन रसिया आपस में लगातार जो है विवाद कर रहे हैं, ऐसे ही होता है। युद्ध चलते हैं कई साल, फिर कोई ना कोई एक दूसरे के साथ आते जाते हैं। युद्ध में कई बार बहुत सारे डायनामिक चेंज होते हैं, पता नहीं चलता है। तो ईश्वर ना करे कभी थर्ड वर्ल्ड वार हो, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वार जो होगी बहुत घातक होगी। थर्ड वर्ल्ड वार, हाँ, थर्ड वर्ल्ड वार नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है, ना हो तो ज़्यादा बढ़िया है। बट कई बार युद्ध यदि लंबा खिंच गया तो समझिए आकस्मिक कई सारी घटनाएं ऐसी घटती हैं कि उन घटनाओं में, चूँकि सुपर पावर के द्वारा किया जा रहा है ना, आपस में दो महाशक्तियाँ लगी हुई हैं। भाई छोटे मोटे इंटू पिंटू लड़ रहे होते तो डेली लड़ता है, कभी अजरबैजान जॉर्जिया से लड़ गया, कभी, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ तो रसिया है, दूसरी तरफ अमेरिका है, अब इनके पास अथाह शक्ति है, तो ये लंबा युद्ध तो इसीलिए चल रहा है ना। यूरोपीय यूनियन अलग लगा हुआ है, तो विश्व की सुपर पावर के बीच में जब युद्ध कभी भी ठनता है, वैसे दो विश्व युद्ध जो हुए हैं इंटू पिंटुओं के कारण हुए। एक तरफ सर्बिया ऑस्ट्रिया के बीच का विवाद निकल के आया, फिर जर्मनी पोलैंड के बीच निकल के आया, लेकिन जर्मनी अपने आप में एक हमेशा पावर के तौर पे रहा है, लीड किया उसने विश्व युद्ध को, तो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो वैश्विक स्तर पे अभी जब तक, क्योंकि ये पूरी घटना जो हो रही है ना पोलैंड की बॉर्डर के साथ हो रही है, बगल में जर्मनी की बॉर्डर भी साझा हो रही है पोलैंड के साथ, तो अल्टीमेट मतलब जहाँ पे हो रही है ये एरिया ही विश्व युद्धों का एरिया है, इसी क्षेत्र में विश्व युद्ध हमेशा हुए हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि यदि युद्ध समय से समाप्त नहीं होता तो कुछ भी हो सकता है। यूनाइटेड नेशन कितना सफल है सब आप देख ही रहे हो। यूनाइटेड नेशन के में प्रस्ताव लाए जाते हैं, विरोध किया जाता है, सैंक्शन लगाए जाते हैं, प्रतिबंध लगाए जाते हैं, सब कुछ होता है, पर हासिल कितना होता है आप सब जानते ही। मुझे नहीं लगता कि अब विश्व युद्ध होगा सर। ना हो तो अच्छी बात है, ईश्वर ना करे कभी विश्व युद्ध ना हो। युद्ध होने का मतलब एक दूसरे के ऊपर निर्भरता, और वैश्वीकरण के दौर पे सारी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, सही कह रहे हैं। और युद्ध का मतलब कि वैश्वीकरण आर्थिक तरीके से हो सकता है, सांस्कृतिक तरीके से हो सकता है, स्पेस युद्ध हो सकता है सर, लेकिन जिस तरीके से आमने सामने नहीं लड़ेंगे, तो ये रसिया यूक्रेन क्यों लड़ रहे हैं? विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं सर। तो ये विश्व युद्ध मतलब आप एक दूसरे के ऊपर निर्भरता नहीं रहेगी, उसी के साथ युद्ध हो सकता है। ये रसिया की यूक्रेन पे निर्भरता नहीं रही, जहाँ तक एक कमी लड़ क्यों रहा है? वो निर्भरता के कारण ही लड़ रहा है। यूक्रेन चला गया ना, तो वो उसको पता है कि मेरी क्या स्थिति हो जाएगी। आपका पड़ोसी पे आप सबसे ज़्यादा निर्भर होते हो। पड़ोसी की छत यदि आपकी छत से मिल रही है ना, तो आपकी निर्भरता सबसे ज़्यादा। क्यों? सिक्योरिटी पर्पज। आज रसिया लड़ क्यों रहा है? अपने देश की संप्रभुता के लिए लड़ रहा है, अपनी सिक्योरिटी के लिए लड़ रहा है, समझ रहे हैं? तो बिल्कुल विश्व युद्ध नहीं होना चाहिए, इसीलिए संस्था बनी है, इसीलिए विश्व के जिम्मेदार देश हैं। लेकिन विश्व युद्ध कब बदल जाए, कब स्थिति आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी कोविड-19 जैसी घटना जो है, आने वाले समय पे जो युद्ध होंगे वो इस आधार पे होंगे। बड़ी जनसंख्या समाप्त करनी है तो यही आधार होंगे। हाँ, बहुत चीज़ें हैं, वायरस हैं, रसायन, अब तो बहुत चीज़ें हैं, साइबर अटैक है। अब तो युद्ध कोई सेना नहीं लड़ेगी, युद्ध रणनीतिक लड़े जाएंगे, स्ट्रेटजिक लड़े जाएंगे, तकनीकी के साथ लड़े जाएंगे। तो युद्धों का आधार अलग है। तो कभी-कभी सर फील होता है कि ऐसे हथियार बन के तैयार हो चुके हैं कि एक मिनट में सारी मानवता सब बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो सामने नहीं आया बस, लेकिन इतने हानिकारक हथियार बन चुके हैं। जिस तरीके से अमेरिका परमाणु हथियार बना लिया था, पूरे विश्व को नहीं बताया था। हाँ, तो बिल्कुल बन चुके हैं। अब तो हाइड्रोजन बम आज तक यूज़ नहीं किए गए, जो बताए जाते हैं बड़े घातक होते हैं। तो मतलब ओवरऑल आप इस चीज़ को लेकर के मान के चलिए कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर हथियार बन रहे हैं तो उसका यूज होगा, आज नहीं तो कल जरूर होगा सर। अच्छा बन रहा है तो यूज ही होगा सर। क्योंकि कोई ना कोई, चलिए इतना मत सोचिए। अभी भारत है, विश्व शांति का पुरोधा। भी आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा, बड़ा वायरल हो रहा है, देखा है कि नहीं देखा? भारत के प्रधानमंत्री G7 शिखर सम्मेलन में गए, तो वहाँ पर आपस में एक मीटिंग चल रही थी, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो है आकर के प्रधानमंत्री जी से हाथ मिलाते हैं। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। अमेरिका एक वैश्विक पावर, उन्हें पता है कि आज के टाइम पे भारत जिस तरीके से लीड कर रहा है, जो डिप्लोमेसी है, अब रसिया और अमेरिका की स्थिति आपको पता ही है कैसी है। और भारत चूँकि अपने आप को न्यूट्रल स्टेट बनाए हुआ है, और रसिया को एक चीज़, अमेरिका को एक चीज़ पता है कि भारत ही एकमात्र देश है जो रसिया को कभी भी युद्ध रोकना है, कुछ भी है। मैं ये बात आपको बता दूं कि
हम डिप्लोमेटिक तरीके से आज इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि भारत यदि चाह ले तो युद्ध रुक भी सकता है। भारत की इतनी बड़ी भूमिका हो सकती है। भारत इतने दबाव, प्रेशर, हर चीज़ हम क्रिएट कर सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि फिर भारत चाहे क्यों नहीं रहा है, फिर भारत चाह भी रहा है, हम युद्ध का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बट हमें पता है कि हम भी घिरे हुए हैं इसी तरीके से। हमें भी पता है यदि आज हम रसिया के ऊपर चढ़ जाएं या रसिया के खिलाफ हम यूनाइटेड नेशन में खड़े हो जाएं, कहीं भी खड़े हो जाएं, कल के दिन चाइना हमारे ऊपर अटैक करता है या कल के दिन पाकिस्तान ने अटैक हो चुके हैं ऑलरेडी, तो जो हमारा पड़ोस घिरा हुआ है, कोई भरोसा नहीं है हमें। जब अफगानिस्तान में आके अमेरिका बैठ गया तो पाकिस्तान कब नाटो में चला जाए, कब कहाँ चले जाए, कुछ भरोसा नहीं है। आज यूरोप में एक्सपेंशन कर रहे हैं, कल कहीं भी करेंगे। तो भारत को पता है कि रूस के द्वारा लड़ी जा रही लड़ाई निश्चित तौर पे मानवता के खिलाफ तो जरूर है, लेकिन ये उसकी नितांत आवश्यकता है, उसकी मजबूरी है। वो वर्चस्व की लड़ाई नहीं लड़ रहा, वो बल्कि अपने देश की इंटरनल सिक्योरिटी को सिक्योर करने के लिए लड़ रहा है, क्योंकि उसको पता है कि विश्व के ये देश आके बैठ गए तो उस क्षेत्र को पूरी तरीके से। तो ऐसे में भारत जो है अपने आप को थोड़ा सा ये समझ के चल रहा है कि कल के दिन जब हमें आवश्यकता पड़ेगी इस परिस्थिति में तो एक ही देश आके हमारे साथ खड़ा होगा, वो है रूस। इसलिए उनके आंतरिक मुद्दों पर, आंतरिक मामलों पे भारत हस्तक्षेप जरूर नहीं कर रहा, बट भारत प्रयास ये करेगा कि डिप्लोमेट की बैठ करके कूटनीतिक तरीके से मामले का सुलझाव किया जा सके। हाँ सर, जिस तरीके से चाइना सैनिकों का अपना बेस बना रहा है, पाकिस्तान में बेस बना रहा है, हम लोगों को भी बुरा लग रहा है कि हमारा दुश्मन आके हमारे पड़ोस में बैठ रहा है। अगर नाटो में शामिल हो जाएगा यूक्रेन तो कल के जाके जितने अमेरिकी सैनिक सब बिल्कुल, हाँ और क्या, कहीं उसके लिए खतरा भी बन रहा है, एक तरीके से सही भी है। हाँ, रसिया कल के दिन यूक्रेन यदि नाटो का सदस्य हो जाता और यूक्रेन, और देखो जिसके साथ बॉर्डर साझा होती हैं विवाद बने ही रहते हैं, है ना, फिर उसका मतलब है नाटो का मतलब क्या है, एक के ऊपर हमला मतलब सबके ऊपर हमला। तो एक साथ एक के ऊपर 28, 30 देश गिरेंगे तो रसिया का फिर बचेगा कहाँ पे, वो किस तरीके के दबावों से गुजरेगा। वैसे भी आपने G7 से G8 पहले था, G7 बना दिया तो उसके ऊपर इतने प्रतिबंध लगा दिए, तो अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है। वो हर देश को होता है, भारत भी कल जरूरत पड़ सकती है। तो यूनाइटेड नेशन को लेकर के आज जो है हम लोग एक एक करके चीज़ों को पढ़ते जाएंगे। इसके 6 प्रमुख अंग हैं यूनाइटेड नेशन के। 6 अंगों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो सबसे बड़ी संस्था है, इसकी सबसे बड़ी संस्था का नाम जो है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा है। दूसरी संस्था सुरक्षा परिषद है। तीसरी संस्था संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है। इसके बाद अगली संस्था संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। संयुक्त राष्ट्र सचिवालय है। ये टोटल 6 अंग है। 1945 पे इन 6 अंगों की संयुक्त राष्ट्र में स्थापना हुई थी, स्थापना इनकी की गई। ठीक है, तो एक एक करके सबको हम लोग क्रम से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए हेडिंग डालिए, संयुक्त राष्ट्र लिखिए, इसमें लिखिए संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर सरकारी संगठन है। एक अंतर सरकारी संगठन है। एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। राष्ट्रों के बीच तथा राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना है। तथा राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना है। राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना है। अंतर्राष्ट्रीय तथा विभिन्न मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना है। तथा विभिन्न मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना है। और राष्ट्रों के कार्यों के सामंजस्य के लिए और राष्ट्रों के कार्यों के सामंजस्य के लिए और राष्ट्रों के कार्यों के सामंजस्य के लिए केंद्र बनना है।
केंद्र बनना है। यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे परिचित अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह दुनिया का सबसे बड़ा तथा सबसे परिचित अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है तथा जिनेवा, नैरोबी, वियना और हेग में वियना और हेग में अन्य कार्यालय हैं। हेग में आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ना, आपका द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भविष्य के युद्धों को रोकने के उद्देश्य से की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भविष्य के युद्धों को रोकने के उद्देश्य से की गई थी, जो कि अप्रभावी लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी था। जो अप्रभावी लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी था। अप्रैल 1945 को 50 देशों ने सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन का आयोजन किया। 25 अप्रैल 1945 को 1945 को 50 देशों ने सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन का आयोजन किया और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का मसौदा तैयार करना शुरू किया। जिसे 25 जून 1945 को अपना लिया गया। और 24 अक्टूबर 1945 को यह प्रभावी हुआ। जब संयुक्त राष्ट्र ने अपना संचालन शुरू किया मसौदा तैयार हुआ, 25 जून को अपनाया गया, 24 अक्टूबर को प्रभावी हो गया। जब संयुक्त राष्ट्र ने अपना संचालन शुरू किया, तो संचालन कब से चालू होता है? 24 अक्टूबर से। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नाटो जैसे 30 देशों का समूह बन गया, एक पे अटैक हुआ था, सब पे अटैक करेंगे। बट कभी अगर आपसी झगड़ा होता है, एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, तब ऐसे स्थिति में क्या डिसीजन रहता होगा? आपसी झगड़ा होता है मतलब अमेरिका का ब्रिटेन से हो जाए? हाँ, मतलब ऐसे जैसे कि अगर पाकिस्तान में इंटर कर गया नाटो में, इंडिया में इंटर कर गया, कल तक यूके में चक्कर में दोनों की लड़ाई होती है, तो फिर ऐसे डिसीजन में क्या नाटो की भूमिका रहती होगी? नाटो यहाँ क्या करेगा? यहाँ थोड़ा है, वो तो अटलांटिक क्षेत्र के देशों के लिए बना हुआ है। ऐसे नहीं होता जैसे आप सोच रहे हैं। इस पे बात करेंगे, नाटो अलग विषय है उसका, अभी नहीं, हम संयुक्त राष्ट्र संघ पहले पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़िए। कहाँ पे हम? हाँ, संचालन चार्टर के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार संगठन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, मानवीय सहायता प्रदान करना। पहला है आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, मानवीय सहायता प्रदान करना, सतत विकास को बढ़ावा देना
अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को बनाए रखना इत्यादि सम्मिलित है। इत्यादि सम्मिलित है। सतत विकास को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाए रखना इत्यादि सम्मिलित है। इसकी स्थापना के समय 51 देश थे। इसकी स्थापना के समय 51 सदस्य देश थे। 2011 में दक्षिणी सूडान के जुड़ने के साथ ही 2011 में दक्षिणी सूडान के जुड़ने के साथ ही सदस्यता अब 193 हो गई है। सदस्यता अब 193 हो गई, तो 193 कंट्री हैं यहाँ पे। सदस्यता अब 193 हो गई है, जो कि दुनिया के लगभग सभी संप्रभु राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। दुनिया के लगभग सभी संप्रभु राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, स्पष्ट है। अब घटक लिखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य 6 अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य 6 अंग हैं। सबसे पहला लिखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र महासभा। नंबर 2 में लिखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। केवल सुरक्षा परिषद लिख लो, सिक्योरिटी की सबसे इंपॉर्टेंट संस्था यही है, सुरक्षा परिषद। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद। संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। 6 हो गए। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। ठीक है, टोटल कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। पहली हेडिंग डालिए संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र महासभा, जनरल असेंबली, सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पावरफुल बॉडी सुरक्षा परिषद है, पर सबसे बड़ी जिसमें सारे के सारे देश हैं वो आपकी संयुक्त राष्ट्र महासभा है। लिखिए महासभा संयुक्त राष्ट्र का महत्वपूर्ण अंग है। महासभा संयुक्त राष्ट्र का महत्वपूर्ण अंग है। यह विचार विमर्श, नीति निर्धारण जैसे कार्यों के लिए उत्तरदायी है। यह विचार विमर्श, नीति निर्धारण जैसे कार्यों के लिए उत्तरदायी है। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व है। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व है, जो इसे सार्वभौमिक प्रतिनिधित्व वाला एकमात्र सबसे बड़ा मंच है विश्व का। ये सारे देश हैं इसमें, जो इसे सार्वभौमिक प्रतिनिधित्व वाला एकमात्र संयुक्त राष्ट्र निकाय बनाता है।
इसी में सबसे ज़्यादा है, बाकी संस्थाओं में नहीं है, जो इसे सार्वभौमिक प्रतिनिधित्व वाला एकमात्र संयुक्त राष्ट्र निकाय बनाता है। प्रतिवर्ष सितंबर में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों की वार्षिक महासभा का आयोजन न्यूयॉर्क के जनरल असेंबली में किया जाता है। न्यूयॉर्क के जनरल असेंबली में किया जाता है। इसमें सामान्य बहस होती है। इसमें सामान्य बहस होती है तथा कई राष्ट्र प्रमुखता से भाग लेते हैं। महासभा में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय लेने जैसे शांति एवं सुरक्षा, नए सदस्यों के प्रवेश, तथा बजटीय मामलों के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता, बहुमत की आवश्यकता होती है। अन्य प्रश्नों पर निर्णय साधारण बहुमत से लिए जाते हैं। महासभा के अध्यक्ष को प्रत्येक वर्ष महासभा द्वारा 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। कोई न कोई देश उसको अध्यक्षता दी जाती है। महासभा के अध्यक्ष को प्रत्येक वर्ष महासभा द्वारा 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। महासभा के लिए मसौदा प्रस्ताव 6 मुख्य समितियों द्वारा तैयार किया जाता है। 6 प्रमुख समितियां हैं महासभा के अंदर। महासभा के लिए मसौदा प्रस्ताव 6 प्रमुख समितियों द्वारा तैयार किया जाता है। प्रथम समिति निशस्त्रीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई है। प्रथम समिति निशस्त्रीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई है। द्वितीय समिति आर्थिक एवं वित्तीय तृतीय समिति सामाजिक मानवीय एवं सांस्कृतिक कार्य। चतुर्थ समिति विशेष राजनीतिक एवं औपनिवेशीकरण। औपनिवेशीकरण। पंचम समिति प्रशासनिक एवं बजटीय कार्य तथा छठी समिति कानूनी विषयों से जुड़ाव रखती है।
पांचवी प्रशासनिक तथा बजटीय। कौन से एक हो गए? अलग है, प्रशासनिक बजट अलग चीज़ है, बजट तो एक अलग विषय वस्तु हो गया ना। आर्थिक है, लेकिन आर्थिक आपका खर्च से जुड़ा हुआ है, बजट एक अलग चीज़ है, बजट मसौदा अलग विषय है। बजट है कि कितना कहाँ पे खर्च करना है, ये बजट है ना। और जो खर्च हो रहा है उसको मैनेज करने के लिए दूसरी समिति आर्थिक और वित्तीय विषयों से जुड़ी हुई। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ है। बजट तो एक एस्टीमेट बनाया जाता है ना, एक तरीके का ड्राफ्ट है बजट, कच्चा मसौदा है जिसको फिर सदन पारित करता है, तो उसकी कमेटी अलग भी होनी चाहिए। हमारे यहाँ भी अलग है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत पूरा विभाग है जो बजट का काम देखता है। सर, भारत की तरफ से यूएन में प्रतिनिधि करना हो तो किस तरीके से जा सकते हैं? किस तरीके से जा सकते हैं? भारत सरकार भेजती है। मतलब क्या अधिकारी भेजते हैं सर? और क्या, अधिकारी नहीं, IFS होते हैं, फॉरेन सर्विसेज से जुड़े हुए अधिकारी होते हैं, IAS भी जाते हैं, या नेताओं को भी। अब ये सब भारत सरकार विदेश मंत्रालय का पूरा सेगमेंट है, वो पूरा का पूरा जुड़ाव रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इन मुख्य समितियों के प्रत्येक सदस्य, मतलब हर समिति में एक देश से एक व्यक्ति होता है। ठीक है, इन मुख्य समितियों में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र का प्रतिनिधित्व केवल एक व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। इन मुख्य समितियों में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र का प्रतिनिधित्व केवल एक व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। सभी में एक देश से एक व्यक्ति, तथा अन्य समितियां ऐसे भी स्थापित की जा सकती हैं, तथा अन्य समितियां भी ऐसे ही स्थापित की जा सकती हैं संयुक्त राष्ट्र इन समितियों के सलाहकारों, तकनीकी सलाहकारों, विशेषज्ञों या समान दर्जे वाले व्यक्तियों को भी नियुक्त कर सकता है। स्पेशलिस्ट, विशेषज्ञों या समान दर्जे वाले व्यक्तियों को भी नियुक्त कर सकता है। ठीक है, इसमें और भी कुछ समितियां होती हैं, जैसे महासमिति एक होती है, एक साख समिति होती है। ठीक है, तो ये अलग अलग समितियां कुछ और भी इसमें। नेक्स्ट है आपका सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, सबसे पावरफुल संस्था यही है। इसमें 5 देश परमानेंट हैं और 10 नॉन परमानेंट देश हैं। ठीक है, तो विश्व में जो अंतर्राष्ट्रीय शांति की जिम्मेदारी है ना, इसके पास है, इस संस्था के पास। देखिए, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की है। सुरक्षा परिषद वाले आपस में भिड़े पड़े हैं, है ना। रूस तो सुरक्षा परिषद का ही सदस्य है ना, दूसरा सपोर्ट कर रहा है चीन, लड़ो टेंशन ना लो, मैं हूँ। उधर अमेरिका कह रहा हाँ, अमेरिका भी लड़ ही रहा है, तो दोनों लड़ी तो रहे हैं आपस में। सुरक्षा परिषद वाले लड़ रहे हैं तो कौन करेगा। और यदि कोई इनके खिलाफ प्रस्ताव आता, वीटो अलग से कर लेते हैं, वीटो पावर है इनके पास, निषेधाधिकार है। एक ने वीटो किया मतलब प्रस्ताव पारित नहीं हो पाएगा। लिखे, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है, इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। सुरक्षा परिषद 15 सदस्य राज्यों से मिलकर बनी है। सुरक्षा परिषद 15 सदस्य देशों से, या राज्य एक ही बात है, 15 सदस्य देशों से मिलकर बनी है, जिसमें 5 स्थायी सदस्य
5 स्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन। ठीक है, तथा 10 गैर स्थायी सदस्य महासभा द्वारा 2 वर्ष के लिए क्षेत्रीय आधार पर चुने जाते हैं। एक महाद्वीप से ले लिए गए या एक महाद्वीप से 2 ले लिए गए, इस तरीके से, ताकि पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व यहाँ पर भी बना रहे। स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर भी होती है। वीटो पावर भी होती है, अर्थात सुरक्षा परिषद के किसी भी प्रस्ताव को वीटो करने के लिए, वीटो मतलब अस्वीकार, वीटो करने के लिए स्थायी सदस्य की शक्ति को संदर्भित करता है। स्थायी सदस्य की शक्ति को संदर्भित करता है। पांच स्थायी सदस्यों के पास बिना शर्त वीटो पावर का होना, बिना शर्त वीटो पावर का होना संयुक्त राष्ट्र के सबसे अलोकतांत्रिकरण के लक्षण के रूप में देखा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र के सबसे अलोकतांत्रिकरण के लक्षण के रूप में देखा जा सकता है। आलोचकों का दावा है कि वीटो पावर युद्ध अपराध एवं मानवता के खिलाफ अपराधों पर, आलोचकों का मानना है कि वीटो पावर युद्ध अपराध एवं मानवता के खिलाफ अपराधों पर अंतर्राष्ट्रीय निष्क्रियता का मुख्य कारण है ना। जब इनका नंबर आता है, अब ये देखो रसिया जैसे पूरे विश्व में देखा जाए तो यूक्रेन में मानवता के खिलाफ ही चल रहा है पूरा युद्ध अपराध भी कर रहा है सब कुछ, तो अपने मामले में वीटो पावर कर लेते हैं, और दूसरे का जब मामला आता है तो आके खड़े हो जाते हैं कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो पूरे विश्व में जो ये पूरा का पूरा यूनाइटेड नेशन का स्ट्रक्चर है ना, खासकर सुरक्षा परिषद और वीटो पावर का बिना शर्त इनको प्राप्त होना, तो जब ये करें और जब दूसरा करे, ये सिद्धांत जो है इसको अलोकतांत्रिक बना देता है इस संस्था को। हाँ बिल्कुल खिलाफ है, बाकी दिमाग मत लगाइए कि प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। अपने ही मामले में खुद न्यायाधीश हैं ये, जैसे 5 न्यायाधीश हैं। अब ये चाहते हैं कि बाकी कह रहे हैं विश्व को हम नहीं देंगे, है ना। चीन कह रहा है मैं नहीं देने दूंगा भारत को, मेरे बगल में बैठा है। यूरोप में जब जर्मनी की बात आती तो फ्रांस कह रहा मैं इसे नहीं देने दूंगा। राइवल रहे हैं दोनों एक दूसरे के। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से कोई देश को बेचारे को मिला ही नहीं, वहाँ कहते हैं 12 ही संख्या है, वो नॉर्थ ईस्ट वाली स्थिति है उनकी। इसी तरीके से अफ्रीका में इतने 55 देश, मिला कितने को है 0। ऑस्ट्रेलिया कहता है मैं भी तो हूँ, अकेला ही हूँ, लेकिन मिलना मुझे भी चाहिए, मैं भी एक महाद्वीप में आता हूँ, कम से कम यहाँ पे इतने सारे द्वीप हैं तो इस क्षेत्र के लिए मुझे दो। तो कई कैंडिडेट खड़े हैं, भारत खड़ा, एशिया से इतने बड़े देश 45-46 देश हैं एशिया में, तो जापान कह रहा है मुझे दे दो, मैं तो इतना पैसा खर्च उठाता हूँ तुम्हारा। यूनाइटेड नेशन का सबसे ज़्यादा खर्च उठाने वाले देशों में से जापान, अमेरिका ये देश हैं।
देखो शुरुआती दौरान पे जब यूनाइटेड नेशन की सदस्यता की बात थी तो सदस्यता का ऑफर भारत के पास आया, लेकिन उस समय अदूरदर्शिता कहें या फिर कहें कि अविवेक और विनाश काले विपरीत बुद्धि, हमने चाइना को ऑफ़र करा दिया, क्योंकि देश नया नया था और नेहरू की अदूरदर्शिता रही कि दूरदर्शी तो नहीं थे। ये बात तो कई डिसीजंस में उनके दिखा है कि कम से कम एक विजनरी लीडर होता है तो उसको ये क्लियर है कि भाई ये विषय, उनको ये था कि उस समय नया नया देश था, देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, यूनाइटेड नेशन के जुड़ने का मतलब ये है कि उसका खर्च भी उठाना पड़ता। तो हमने कहा ना हमें तो ज़रूरत नहीं है, हम तो युद्ध कभी भविष्य में होगा ही नहीं, हम तो पंचशील वाले हैं, हम तो किसी से लड़ेंगे ही नहीं, है ना। ये जो सोच रही भारत की कि भविष्य में हमारे लिए इतना बड़ा पावर हमें क्यों चाहिए, साधु बनने वाली जो प्रवृत्ति रही, है ना, तो उस कारण से हमने इसको ठुकरा दिया। बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक रहे। गांधी जी की तो चेला थे सर, गांधी जी की किताब पढ़ो तो आज के जीवन में मर जाए इंसान। देखिए अब यहाँ पे महात्मा गांधी को क्रिटिसाइज मत करिए एज अ प्रधानमंत्री, क्योंकि महात्मा गांधी प्रधानमंत्री नहीं थे। आप इस बात को समझिए, महात्मा गांधी 1948 में इस देश से जा चुके हैं, ठीक है। तो मेन इसमें जो लीडर रहा है वो है, अब आप ये कहें प्रधानमंत्री बनाने वाले महात्मा गांधी थे, ये दुनिया भर की बातें हैं। फिर हटा देते ना, चुनाव हुए थे ना 1952 में, बताइए 1957 में फिर चुनाव हुए थे, हटा देना चाहिए था। चलो 1957 में नहीं हटाए, 1962 में फिर चुनाव थे, हटा देना चाहिए था। हुए तो हैं चुनाव, तो देश की जनता ने बनाए। महात्मा गांधी जी को इसमें बार बार क्यों लाके खड़ा कर देते, मुझे समझ में नहीं आता है। हाँ, नहीं चलती हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन हो या फिर कोई भी व्यवहारिक दृष्टिकोण से आपको देखना पड़ेगा, हमेशा डाउटफुल रहना पड़ेगा आपको। और नेहरू, निश्चित तौर पे नेहरू की जो विदेश नीति रही काफ़ी हद तक वो यथार्थवादी नहीं थी, आदर्शात्मक ज़्यादा थी, और उसी के दुष्परिणाम सिर्फ विदेश नीति में नहीं फेल हुए, वो देश के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी, यदि आप सोचिए, यदि यहाँ पे सरदार पटेल देश के एकीकरण में नहीं होते तो आज कई देश बन चुके होते भारत के अंदर भी। कितनी इतनी दूरदर्शिता नहीं थी, है ना। तो वो मेंटालिटी जो है इंटरनेशनल रिलेशन पे भी, क्योंकि विदेशी मामलों से जुड़े हुए मामले उन्हीं के पास थे। तो कहने का मतलब यूनाइटेड नेशन की सदस्यता को लेकर आज जो इतनी जद्दोजहद है, हमें लगता है वीटो पावर मिल जाए, हम भी जो है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, और प्रधानमंत्री जी अभी मौजूदा समय पे कितना प्रयास जारी है, विश्व के सभी देशों की जो यात्राएं हैं, लोगों को लग रहा है टूर एंड ट्रैवल कर रहे हैं, तो घूम रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि इस सुरक्षा परिषद में बैठने के लिए हमें पूरे विश्व का समर्थन चाहिए होगा, तब जाके सुरक्षा परिषद मिल पाएगी। इतना जटिल काम है ये, है ना। तो बस कहने का मतलब है कि अपने आप में जो वीटो पावर है, वो वीटो पावर आज 5 लोगों में जो सिमट के रह गई है, अब इसका क्या होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ानी चाहिए। पहली बात, जिन महाद्वीपों से कोई भी देश नहीं है, उन महाद्वीपों से देशों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका आपका है, अफ्रीका महाद्वीप से कम दक्षिण अफ्रीका एक डेवलप्ड स्टेट के तौर पर वहाँ से मिलना चाहिए। ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है आपका दक्षिण अमेरिका में, ब्राज़ील को सदस्यता मिलनी चाहिए। भारत को मिलनी चाहिए, हम जापान को भी मना नहीं करते। एशिया से तो कम से कम 2 को और मिलनी चाहिए, जापान और भारत, और इसके बाद आपका जर्मनी को मिलनी चाहिए, जो यूरोप में एक देश और बढ़ाया जाना चाहिए। तो कम से कम इसकी संख्या बढ़ा करके कितनी हो जानी चाहिए, कितनी हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया अभी थोड़ा सा डेवलप्ड है, सब कुछ है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक ही देश है वहाँ पर, और छोटे छोटे द्वीप हैं, नो डाउट, उसके लिए सब हैं, सारे देश हैं, ठीक है। एशिया प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा के लिए सब कुछ है। तो अभी शुरुआती दौरान पे पहले चरण पे जो मिलनी चाहिए, कम से कम 5 देशों को और एक्सटेंड करना चाहिए। इसको लेकर के काफ़ी सारे कमेटी भी बनाई गई हैं, काफ़ी बार मामला भी उठा है, ठीक है। तो इसको लेकर एक बार हम डिस्कस करेंगे कि लोकतंत्रीकरण के लिए क्या किया जाना चाहिए। कहाँ पे है, आलोचकों का यह भी दावा है कि वीटो पावर युद्ध अपराध एवं मानवता के खिलाफ अपराधों पर अंतर्राष्ट्रीय निष्क्रियता का मुख्य कारण है। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने
यूएसए जब देखो शुरुआत में क्या होता, संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रपोज़ल किया था, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के द्वारा सब किया गया, पर वीटो पावर नहीं दिया जा रहा था। उस समय पावर ब्रिटेन हुआ करती थी, तो उसने कहा हम तो बनेंगे, हम तो जुड़ेंगे ही नहीं। सदस्यता लेने तक से इनकार कर दिया उसने, आऊँगा तो वीटो पावर के साथ आऊँगा। चीन तो मान लो चलो अलग मैटर था, 1971 में चीन को दिया गया, क्योंकि चीन दो हो गए थे। ताइवान कह रहा था मैं चीन हूँ, चीनी गणराज्य माओवादी संगठन जो थे वो कह रहे थे हम चीन हैं, तो चीन को लेकर कन्फ्यूजन हुआ। फिर 1971 में जो है चीन को जो है एक मान करके उसको फिर सदस्यता दी गई। ठीक है, तो लिखिए, हालांकि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने वर्ष 1945 में जब तक उसे वीटो नहीं दिया गया, संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने से इनकार कर दिया। लीग ऑफ नेशन में अमेरिका नहीं आया था। संयुक्त राष्ट्र संघ जब बना था तो उसमें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है सम्मिलित नहीं हुआ था। वो कह रहा था जब तक मैं नहीं आऊँगा तब तक सब बेकार है, कुछ कर जो भी कर रहे हो तुम लोग सब ऐसे बैठे हुए हो, मेरी उपस्थिति से ही ये संचालन हो पाएगा। देखो लीग ऑफ नेशन फेल हो गया है, तो मुझे वीटो पावर दो, मैं सम्मिलित होता हूँ, सब रातों रात माला माल कर दूंगा आपको। तभी अपनी वो पूरी धमक जमाता है यहाँ पे, उसकी चलती है यूनाइटेड नेशन पे। एक तरीके से समझिए कि उसने यूनाइटेड नेशन को हाईजैक कर रखा है, क्योंकि उसके सपोर्ट में ब्रिटेन और फ्रांस दोनों है ना, पट्टू की तरह जो जो बोलता है उसमें सिर्फ विरोध करने वाले ये दो ही, रसिया और चाइना है। ठीक है, लेकिन अब कम से कम होने चाहिए 2-3 देश 4 देश और आ गए तो फिर एक संतुलन, बैलेंस क्रिएट होना चालू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए। अभी इसके सुधार को लेकर आगे पढ़ेंगे हम लोग कि सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर। अगली है आपकी संस्था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय लिखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बोलते हैं इसको, आईसी कहा जाता है, आईसीजे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। यह जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा स्थापित किया गया। यह जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा स्थापित किया गया और अप्रैल 1946 से कार्य करना शुरू किया। कहाँ पे है? जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा स्थापित किया गया तथा अप्रैल 1946 में इसने कार्य करना शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, पहले ये संस्था थी आपकी जिसको बोलते पीसीआई। पहले पीसीआई थी, पीसीआई के जगह पे फिर आपका बना आईसीजे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय का स्थान लिया जिसकी स्थापना राष्ट्र संघ द्वारा 1920 में की गई थी। नेक्स्ट है सचिवालय। 1920 में पहले बना था वो, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए स्थायी न्यायालय 1920 में बना था, फिर आपका उसी को बाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बना दिया गया। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। देखिए, संयुक्त राष्ट्र में महासचिव होते हैं, हर देश अपना महासचिव भेजता है। ठीक है, तो लगभग ये समझ लीजिए कि हर एक देश के सचिवालय में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव होते हैं। भारत की पहली महासचिव कौन थी, क्या नाम था? पंडित नेहरू की बहन थी शायद,
विजय लक्ष्मी पंडित, है ना। तो विजय लक्ष्मी पंडित थी, मतलब हर उसमें जाते रहते महासचिव कोई ना कोई वहाँ का बनता है। लिखिए, सचिवालय में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एवं हजारों संयुक्त राष्ट्र कर्मचारी सदस्य शामिल होते हैं। सचिवालय में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एवं हजारों संयुक्त राष्ट्र कर्मचारी सदस्य शामिल होते हैं, जो महासभा और संगठन के प्रमुख अंगों, अन्य प्रमुख अंगों द्वारा अधिदेशित संयुक्त राष्ट्र के दिन प्रतिदिन के कार्यों को पूर्ण करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के दिन प्रतिदिन के कार्यों को पूर्ण करते हैं। दिन प्रतिदिन के कार्यों को पूर्ण करते हैं। महासचिव संगठन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। महासचिव अभी कौन है महासचिव? एंटोनियो गुटेरेस, ये महासचिव हैं, ठीक है। महासचिव संगठन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है, जिसे सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। जिसे सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों की अंतर्राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर नियुक्तियां की जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर नियुक्तियां की जाती हैं और ये अपने कार्यस्थलों एवं संपूर्ण विश्व के शांति अभियानों पर काम करते हैं। नेक्स्ट लिखिए, ट्रस्टीशिप काउंसिल, न्यास परिषद। लिखिए, न्यास परिषद संयुक्त राष्ट्र के एक प्रशासनिक प्राधिकरण के तहत संयुक्त राष्ट्र के एक प्रशासनिक प्राधिकरण के अंतर्गत एक गैर सुशासित क्षेत्र के रूप में काम करती है। गैर सुशासित क्षेत्र पर काम करती है। लिखिए, गैर सुशासित क्षेत्र पर काम करती है। संयुक्त राष्ट्र के न्यास क्षेत्र शेष राष्ट्रों में संयुक्त राष्ट्र के न्यास क्षेत्र शेष राष्ट्रों में
शेष राष्ट्रों में संघ अधिदेशों को लागू करने हेतु उत्तरदायी थे। संघ अधिदेशों को लागू करने हेतु उत्तरदायी थे और ये तब अस्तित्व में आई जब लीग ऑफ नेशन 1946 में समाप्त हो गया। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यास क्षेत्र होता है, उस न्यास क्षेत्र का प्रशासन करने का काम, ट्रस्ट टेरिटोरियल जितना भी होता है वो सारा काम करने का काम होता है न्यास परिषद का। इसके माध्यम से, न्यास परिषद के माध्यम से जो न्यास क्षेत्र जितना भी होता है उस सारे का प्रशासन इससे किया जाता है। अभी वर्तमान में टोटल 11 न्यास क्षेत्र हैं, उन सभी के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण प्रदान करने का काम इसी संस्था का है। लिखिए, इसे संयुक्त राष्ट्र के 11 न्यास क्षेत्रों के लिए, इसे संयुक्त राष्ट्र के 11 न्यास क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण प्रदान करना, न्यास परिषद अब है कि नहीं है? अब समाप्त हो चुकी है। इसको 1994 में ख़त्म कर दिया गया, इसका संचालन कंप्लीट कर दिया गया। क्योंकि देखिए अल्टीमेट जो है, पहले जो था जब लीग ऑफ नेशन थी, तो लीग ऑफ नेशन के अंतर्गत जो संस्था थी, प्रथम विश्व युद्ध के बाद कुछ क्षेत्रों में एक देश कई देशों के द्वारा, जैसे एक देश है दूसरे देश के कई क्षेत्रों पर उसने नियंत्रित कर लिया, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद कुछ क्षेत्रों पर जो नियंत्रण किया गया था, उस नियंत्रण को प्रशासित करने का काम राष्ट्र संघ का था, ठीक है। अब उसी जिम्मेदारी को न्यास परिषद को दे दिया गया। कब? लेकिन 1994 के बाद इसको समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि जो भी क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों को सरकारों को लौटा दिए गए, ठीक है, या उन क्षेत्रों ने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है। समझ गए मेरी बात को? फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद कुछ क्षेत्र जो हैं, कुछ क्षेत्र एक देश के द्वारा दूसरे देश पर कब्जा कर लिए गए, ठीक है। उन क्षेत्रों पर प्रशासन किसने किया? राष्ट्र संघ के द्वारा किया गया, ठीक है। अब चूंकि 1994 तक में ये जितने भी न्यास क्षेत्र, टोटल 11 क्षेत्र थे, 11 क्षेत्रों में से कई क्षेत्रों को क्या किया गया, धीरे धीरे उन देशों के द्वारा इनको कब्जा कर लिया अपने, या तो किसी देश के पास वो चला गया क्षेत्र, या वो स्वतंत्र हो गया। तो ऐसे में अब न्यास परिषद की कोई आवश्यकता बची नहीं। समझ गए? नहीं समझे? हाँ, समझ गए क्या बोल रहा हूँ? हाँ, अभी नहीं? क्या समझ में आया बताओ आप? पहले दूसरे देश पर कब्जा कर लिया, उसका सब नियंत्रण इसको दिया गया, राष्ट्र संघ को दिया गया था। पहले राष्ट्र संघ समाप्त हो गया 1946 में, तो किसके वो एक संस्था बना दी गई, न्यास परिषद, ठीक है। ये जो टेरिटरी एक देश के द्वारा दूसरे देश के द्वारा कब्जा की गई थी, उन क्षेत्रों को ये इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता था ताकि विवाद ना हो। लेकिन धीरे धीरे या तो वो क्षेत्र किसी दूसरे देश में मिल गए, या तो उस क्षेत्र ने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, तो इसका धीरे धीरे समाप्त हो गया। 1994 के बाद ये संस्था अब नहीं है, संचालन बंद कर दिया गया इसका। इतनी से संचालन ही नहीं क्यों है ना। जो विवादित क्षेत्र थे, जहाँ पर ये लगता था कि ये युद्धों को जन्म दे सकते हैं, तो उसको सारा का सारा आपका न्यास परिषद के द्वारा उन क्षेत्रों को संचालित किया जाता था। यही बात। हाँ, कहाँ है वो? दो देशों के बीच द्विपक्षीय समस्याएं हैं, विश्व युद्धों के परिणाम स्वरूप नहीं। अब आप सोचे कि अक्साई चिन्ह है, ये क्षेत्र को दे दो, अंतर्राष्ट्रीय आ जाए, यहाँ पे यूनाइटेड, हम भारत मानेगा? यूनाइटेड नेशन आके बैठ जाए, एक साथ जो है पूरे विश्व के सुपर पावर आके बैठ जाएं। जैसे फ्रांस का है सर, फिर भी उसका ये महाद्वीप जो है यहाँ पर द्वीप महासागर, वो तो चलो औपनिवेशिक काल के कारण है, वो अलग विषय है। ये प्रथम विश्व युद्ध की प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम के सल्यूशन को लेकर के बनाया गया। ठीक, चलो आगे लिख लो। इसे 11 न्यास क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण प्रदान करना था, जिसे 7 सदस्य देशों, जिसे
7 सदस्य राज्यों के प्रशासन के तहत रखा गया था, जिसे 7 सदस्य राज्यों के प्रशासन के तहत रखा गया था। और साथ ही इन क्षेत्रों के स्वशासन एवं स्वतंत्रता हेतु भी पर्याप्त कदम उठाए गए थे। 7 देशों के प्रशासन के तहत रखा गया था। यदि अक्साई चीन आपका मतलब मान लो न्यास परिषद होती आज, तो चीन ही होता उसका न्यासी। 2-4 देश मिलके वही न्यासी बन जाते, भारत थोड़ा ना होता, ठीक है। और बाद में चीन में मिला लेते उसे। तो भारत अपने किसी भी द्विपक्षीय मामले को किसी को क्यों मध्यस्थता? कश्मीर वाले मुद्दे पे यूनाइटेड नेशन नेहरू लेके आ गए नहीं, अभी तक तो मुद्दा निपटा दिए गए होता। और रेफरेंडम, जनमत संग्रह, उन सब चक्करों में आ गए, क्योंकि नई नई संस्था थी। ये लग रहा था ये तो बस भगवान का अवतार हुआ है, उस चक्कर में जो है फंस गए इनके चक्कर में, ठीक है। ये तो कोई बहुत प्रभावी नहीं, कोल्ड वॉर के दौरान पे निष्प्रभावी रहे। इतने सारे युद्ध हो रहे हैं लगातार, कोरिया संकट हो उसमें फ्लॉप हो गए, ये कोल्ड वॉर में कई मामलों में फ्लॉप हो गई ये संस्था, क्योंकि लड़ ही कौन रहे हैं? वही लड़ रहे हैं जो सुरक्षा परिषद में जिनके ऊपर जिम्मेदारी है। अमेरिका खुद है, लेकिन अफगानिस्तान, सीरिया, इराक के कई मैटर है, हर मैटर पे। अब यही इन्हीं लोगों ने बर्बाद किए इन क्षेत्रों को। इराक को ले लो आप, हाँ वही बात है, लिख लो आगे। साथ ही इन क्षेत्रों के स्वशासन एवं स्वतंत्रता हेतु पर्याप्त कदम उठाए गए थे। वर्ष 1994 तक सभी न्यास क्षेत्रों ने स्वसरकार या स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी। स्वसरकार या स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी। इसलिए न्यास परिषद 1 नवंबर 1994 से, इसलिए न्यास परिषद का 1 नवंबर 1994 से संचालन बंद कर दिया गया। 1 नवंबर 1994 से संचालन बंद कर दिया गया। नेक्स्ट डालिए आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। सबसे महत्वपूर्ण संस्था ये भी है, इकोसोस बोलते हैं इसको, इकोनॉमिक एवं सोशल काउंसिल। एक इम्पोर्टेंट संस्था के तौर पे ये है, तो लिखिए इसके बारे में। लिखिए यह समन्वय, नीति समीक्षा, नीतिगत संवाद, यह समन्वय, नीति समीक्षा, नीतिगत संवाद, आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर सिफारिशों के साथ साथ, यह समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन, नीति समीक्षा, नीतिगत संवाद, आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर सिफारिशों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लक्ष्यों के क्रियान्वयन हेतु एक प्रमुख निकाय है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए एक प्रमुख निकाय है। इसमें इसमें 54 देश इसमें 54 देश सदस्य के रूप में होते हैं। 54 देश सदस्य के रूप में होते हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 3 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। 3 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। सीटें इस तरीके से हैं इसके, अफ्रीका के लिए 14 देश, 11 एशिया से, 6 पूर्वी यूरोप से,
10 लैटिन अमेरिका से, कैरेबियाई राष्ट्र से और 13 पश्चिमी यूरोप से। तो इस तरीके से सीटों का आवंटन है इसमें, ठीक है। चौवन सदस्य देश होते हैं। यह सतत विकास एवं बहस पर, यह सतत विकास एवं बहस एवं सतत विकास बहस एवं अभिनव सोच के लिए, अभिनव सोच मतलब देश के, वर्ल्ड के डेवलपमेंट के लिए, नवाचार के लिए, अभिनव सोच के लिए संयुक्त राष्ट्र का केंद्रीय मंच है, संयुक्त राष्ट्र का केंद्रीय मंच है। यह संयुक्त राष्ट्र के 14 विशिष्ट एजेंसियों, यह 14 संयुक्त राष्ट्र की 14 विशिष्ट एजेंसियों, 10 कार्यात्मक आयोगों, 10 कार्यात्मक आयोगों, 14 विशिष्ट एजेंसियों, 10 कार्यात्मक आयोगों, 10 कार्यात्मक आयोगों, इधर आइए, 10 कार्यात्मक आयोगों एवं 9 संयुक्त राष्ट्र निधियों, 9 संयुक्त राष्ट्र निधियों, देखिए उसका शायद पानी भर गया, 9 संयुक्त राष्ट्र निधियों और कार्यक्रमों से रिपोर्ट प्राप्त करता है। एवं कार्यक्रमों से रिपोर्ट प्राप्त करता है। कार्यक्रमों से रिपोर्ट प्राप्त करता है तथा संयुक्त राष्ट्र प्रणाली व सदस्यों, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली व सदस्य राज्यों के लिए नीतिगत सिफारिशें जारी करता है। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली एवं सदस्य राज्यों के लिए नीतिगत सिफारिश जारी करता है। ठीक है, इसमें कई सारे संस्थान जुड़े हुए हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, विश्व बैंक है, सब IMF है, सब इसी के साथ जुड़े हुए हैं। ये अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक है। तो ये 6 अंग आपके संयुक्त राष्ट्र के हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, सुरक्षा परिषद सुधार। दुनिया की दशा दिशा यही लोग डिसाइड करते हैं। हाँ बस यही है, ये मंच ही है, आर्थिक और सामाजिक परिषद। नहीं वो अलग, वो ब्रिटेन, वो बने हैं संस्था अलग उससे, ब्रिटेन वुड्स का उससे 1944 में बने, बट इसके साथ एसोसिएटेड, सब इन्हीं के साथ जो है, इसी संस्था के अंतर्गत जो है, सब एसोसिएशन का काम, समन्वय का काम, सारा काम ये संस्था करती है। जितनी भी वर्ल्ड की बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं सारी इसी के साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक है, जितनी भी आप नाम सुने हो, जितने भी आयोग, यहाँ तक कि कई सारे बड़े संगठन जैसे कि अफ्रीका आर्थिक आयोग हो गया, एशिया प्रशांत आर्थिक सामाजिक आयोग हो गया, यूरोप आर्थिक आयोग हो गया, ये सब जो है इसी के साथ जुड़े हुए हैं। लिस्ट है इसकी पूरी एक। ठीक है, तो अब संयुक्त राष्ट्र सुधार को लेकर के नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार क्या ज़रूरत है, खासकर सुरक्षा परिषद में। तो सुरक्षा परिषद में सुधारों की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि एक यूनिफॉर्म वर्ल्ड बनना चाहिए, समान विश्व व्यवस्था बननी चाहिए। विश्व में अब वर्तमान में लोकतांत्रिकरण की बात है, विश्व में नई इमर्जिंग पावर आ चुकी हैं, नई अर्थव्यवस्थाओं का जन्म हो चुका है। तो ऐसे में बहुत सारे विकासशील देशों में समावेशिता देनी चाहिए सुरक्षा परिषद को लेकर के। बहुपक्षीय संस्थानकों को हितधारक बनाने की आवश्यकता है, निर्णय लेने की प्रक्रिया में उन्हें सम्मिलित करने की आवश्यकता है। तो ऐसे में
वर्तमान में अब नए खतरे भी आ चुके हैं, जैसे कोरोना महामारी के दौर पे आप देख रहे हैं सारे देश अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, संरक्षणवाद बढ़ रहा है, आतंकवाद जैसी घटनाएं आ चुकी है। तो जो 1945 में विश्व था, 2021वीं सदी का विश्व उससे डायरेक्टली अलग है। आज तकनीकी का युग है, वैश्वीकरण का युग है, विभिन्न नई समस्याओं का युग है। तो इन समस्याओं के लिए ज़रूरी है कि समय के साथ सुरक्षा परिषद में सुधार भी होने चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि क्या तरीके हो सकते हैं, इसके लिए कुछ नियम भी हैं क्या, है ना, प्रक्रिया क्या हो सकती है, प्रोसीजर क्या हो सकती है, और भारत कितना महत्वपूर्ण है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत का जो कुलभूषण जाधव वाला मामला था, कई मैटर थे, तो उसको थोड़ा सा समझेंगे। और इसके बाद जो है आपका संयुक्त राष्ट्र की कुछ विशेष एजेंसियां हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे और संयुक्त राष्ट्र संघ आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।